जहां पे प्रधानमंत्री उनका आगमन हुआ थोड़ी देर पहले और अब होटल फुलटन पहुंचे हैं और वहां पे मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हम जानते हैं वहां बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद हैं, भारतीय लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और दृश्यों में आप देख सकते हैं और आवाज़ें भी स्पष्ट रूप से आ रही हैं, कैसे अपने प्यारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए सिंगापुर के लोग। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। सुधाकर, ऐसे दृश्यों की एक तरह से हमें अब आदत हो गई है और इन दृश्यों की खास बात अगर आप बताना चाहें तो वो क्या है? जी बिल्कुल, आप देखिए ओम प्रकाश, सिंगापुर कितना छोटा सा देश है और आहट से मिली कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और कितनी संख्या में भारतीय तिरंगा झंडा लिए, सिंगापुर का फ्लैग लिए और यहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और अब ये देख सकते हैं, ये रंग बिरंगे झंडों के साथ, फ्लैग के साथ बच्चे, बुजुर्ग, जो युवा, तमाम लोग और सब लोग प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहते हैं, बिल्कुल उनको करीब से देख लेना चाहते हैं। और ये जो एक गौरव की भावना प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों में भरी है और शायद उस बात का परिचायक है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो गौरवशाली तरीके से वो उनसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको। और अब ये इन तस्वीरों के माध्यम से महसूस भी कर सकते हैं। जी, सिंगापुर में जो लोग मौजूद हैं, भारतीय मूल के लोग, हम जानते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक दृश्य में जो साफ तौर पर सुधाकर निकल कर आ रहा है, लोग पोस्टर्स लिए खड़े हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं कि देश जिस तरह से विकास कर रहा है, डेवलपमेंट के पथ पे आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और खास यही सबसे बड़ी बात जो है पोस्टर्स में, ये धन्यवाद एक तरह से प्रधानमंत्री का करने के लिए आए हैं। उनको एक आश्वस्ति है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास के जिस पथ पर चल रहा है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है और उसके लिए एक धन्यवाद कहने के लिए प्रधानमंत्री को है। और वो पोस्टर के जरिए वो परिलक्षित हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। और निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री के लिए भी एक आश्वासन होगा कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे वो जिस तरह से लगे रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने इन यात्राओं को भारत की विकास यात्रा का जरिया बनाया है, तो उसमें उनको तमाम जो भारत के लोग ही नहीं, जो भारतवंशी भारत से बाहर भी रह रहे हैं, उनका भी समर्थन हासिल है। और ये उनको कहीं ना कहीं पीएम मोदी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और काफी कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और तीनों आसियान देशों की बात करें तो तीनों जगह हमने इस तरह की तस्वीरें देखी लगातार। ये बताया गया कि ये तमाम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का और अब जाके उनकी ये जो बड़ी हसरत है वो पूरी हुई है। पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा, हमको पता है कि किस तरह से उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है अगले 40-45 घंटों में। और इस दौरान खास तौर से वो बात जरूर भारतवंशियों की होगी, भारत के विकास की जरूर होगी, जिसको लेकर ये तमाम देशवासी, ये भारतवंशी आश्वस्त है। सुधाकर, एक चीज और दृश्यों में बहुत प्रभावी तरीके से सामने दिख रही है, वो कि लोग जो है सिंगापुर का भी झंडा उनके हाथों में है, भारतीय झंडा भी उनके हाथों में है। ये क्या, ये तस्वीरें ये क्या कहती हैं? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रधानमंत्री के यहाँ जो अगर एंगेजमेंट की बात करें तो जो उनकी एंगेजमेंट पीएम मोदी की होने वाली है, उसमें वो जरूर भारत की जो विकास यात्रा उन्होंने शुरू की है, विकास के जिस पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंगापुर के मरीना बे स्टैंड कन्वेंशन सेंटर से, जहां प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं उनके साथ उनके समकक्ष, सिंगापुर के समकक्ष भी वो भी वहां पे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दर्शकों तक जो पहुंच रही हैं, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जो एग्जीबिशन है इसको नाम दिया गया है इंडिया सिंगापुर एंटरप्राइज एंड इनोवेशन एग्जीबिशन।
निश्चित तौर पर जो भारत में, जो सिंगापुर में इनोवेशन हो रहे हैं, जो भारत और सिंगापुर का युवा इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप में लगा हुआ है, उसकी ये एक प्रदर्शनी है। इस खास प्रदर्शनी के बारे में अगर बताया जाए तो सीधे तौर पर जो आम जनजीवन पे असर डाल सकते हैं, गहरा प्रभाव जो एक बड़े जनसंख्या, बड़ी आबादी पर डाल सकते हैं, और खास तौर से जो जन उपयोगी रोजाना की जिंदगी में जो असर डाल सकते हैं, उस तरह के इनोवेशन यहाँ हैं। 30 स्टॉल से इस प्रदर्शनी की बात की जाए लगाई गई है, जिसमें भारतीय कंपनियां भी हैं और जो सिंगापुर की कंपनियां भी हैं। और खास तौर से ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए, राष्ट्रीय फसल बीमा योजनाओं जैसे का किस तरह का सॉल्यूशन दिया जा सकता है, उसको और प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से आम जिंदगी में उपयोग किया जा सकता है, फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में ये तमाम चीजें हैं वैसे प्रदर्शनी में। और खासतौर से जो भारत का के जो इनोवेशंस है, भारत के युवाओं ने जो लगाया है, वो भी खासे दिलचस्प है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओम प्रकाश। बिल्कुल, सिंगापुर से ये सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स कन्वेंशन सेंटर से, जहां पे भारत सिंगापुर एंटरप्राइज एंड इनोवेशन एग्जीबिशन उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता सुधाकर दास लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों की कंपनियां इनोवेशन तकनीक के क्षेत्र में और दूसरे तमाम क्षेत्रों में कर रही हैं, उसका एक तरह से मुजाहरा यहाँ पे किया जा रहा है और तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती है। सुधाकर, वो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र खासकर यहाँ पे जो एग्जीबिशन में है वो दिखाए गए, जिनमें इनोवेशन हो रहा है, जिसमें काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? जो बिल्कुल मैं जैसे बात कर रहा था, जो आम जनजीवन पर असर डालते हैं, बात की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी सरकार का प्रोग्राम चल रहा है कि स्क्रीनिंग किया जा सके डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। लोग बीमार ज्यादा पड़े उसके पहले उसकी स्क्रीनिंग करके उसके बारे में उपाय, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात है, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है, एक छोटा सा किट बनाया गया है। ये कहीं भी गांव दूर दराज के इलाकों में लेकर जाया जा सकता है। इसमें बीपी जांचने की मशीन, शुगर जांचने की मशीन, या तमाम जो छोटी मोटी चीजें स्क्रीनिंग में काम आ सकती है, वो तमाम चीजें होंगी और जो रियल टाइम सॉल्यूशन वो तुरंत मौके पर दिया जा सकेगा। इस तरह के तमाम इक्विपमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जाए, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल रही है, तो अगर पिछले 3-4 सालों में तो एक तरह से तीसरे पायदान पर इंडिया स्टार्टअप बिजनेस में आ गया है और पूरे दुनिया की नजर भारत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पर है। और कहीं ना कहीं सिंगापुर भी इसमें बहुत ज्यादा निवेश करना चाहता है। 5000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां बड़ी योजनाओं में लगी हुई हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, खासतौर से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, फिनटेक में, उसके बारे में है सॉल्यूशंस। के अलावा जो किफायती घर कैसे बनाया जाए, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक देश के सभी गरीबों को, सभी लोगों तक घर पहुंचाने की बात है, तो उसमें कम लागत वाले घर कैसे बनाए जा सकते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस इस प्रदर्शनी में सुझाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में हम अगर दिल्ली शहर की बात करें ओम प्रकाश, तो हर घंटे 4 गाड़ियां दिल्ली शहर में चोरी होती है। ये आंकड़ा और बढ़ता भी जा रहा है, तो इन चोरियों को रोकने के लिए क्या कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकता है? स्मार्ट कार्ड जो अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग के सहयोग से, नीति आयोग के निर्देशन में चल रहा है और बच्चों ने बनाया है स्मार्ट कार्ड ऐसे, जिसकी वजह से गाड़ियां चोरी नहीं होगी, जो रॉन्ग एक्सेस नहीं हो सकता है उसका, तो उसके बारे में तमाम चीजें इस प्रदर्शनी में है। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को सैटेलाइट तकनीक के उपयोग से जो स्टार्टअप का जो इनोवेशन है, उसके जरिए जो है किस तरह से प्रभावी तरीके से मैपिंग करके ठीक तरीके से लागू किया जा सकता है, उसके बारे में तमाम चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा सिंगापुर की भी कई कंपनियां हैं, लेकिन खासा दिलचस्प ये भी है ओम प्रकाश, मैं आपको बता दूं कि कई MOU भी उम्मीद है कि इस दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे भारत और
सिंगापुर के बीच, और खास तौर से भारत की स्टार्टअप कंपनियों में जो निवेश के इच्छुक सिंगापुर की कंपनियां हैं उसको लेकर। तो भारत में एक बड़ा निवेश जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है उसकी वजह से आया, और हमको पता है कि पीएम मोदी ने किस तरह की सहूलियतें हाल के दिनों में पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को दी है। और अमेरिका या फिर इजराइल जैसे देश ही ने, इजराइल जब गए थे तो काफी रुचि ली थी पीएम मोदी ने वहां के स्टार्टअप से, और काफी कुछ भारत में उन तमाम चीजों को उतारा। तो वो कोशिश करते हैं कि जो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भारत में भी अपनाया जाए। खासतौर से इनोवेशन वो चीज है जो भारत को अगली पायदान पर ले जा सकता है, दुनिया को अगली पायदान पर ले जा सकता है, दुनिया की के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका हल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी बात कर रही थी, उसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं। और हम प्रकाश, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने बात की कई जो एग्जीबिटर्स हैं उनसे कि क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या जॉब्स जाएंगे, क्या लोगों के, क्या इस तरह की चीजें होंगी। तो तमाम एग्जीबिटर्स उनकी एक सुर में ये राय थी कि देखिए इस तरह की आशंका जब बैलगाड़ी से कार या बाइक पे लोग आए थे तब भी ये आशंकाएं थी। तो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग ड्राइवर्स बन गए, ड्राइवर्स पे पायलट बन गए, तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं। ये जो आशंकाएं हैं वो नहीं होती। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो डाटा भरने वाले लोग चाहिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए लोग चाहिए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेनर्स चाहिए, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि तकनीक की वजह से नौकरियां बढ़ेंगी। ये एक बहुत होपफुल थे, बहुत आशावादी थे, और ये सॉल्यूशन है आज जो दूर दराज के इलाकों में पहुंचा जा सकेगा, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी, और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से संभव हो सकेगा। और पीएम मोदी का भी इसमें बहुत गहरा विश्वास है। बिल्कुल सुधाकर, definitely we can see that a keen interest is being taken by both the leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Lee, who's right beside him through this entire trip through the exhibition before the other events begin, the community and business events. But just tell us, because it seems that it's a good mix really, almost 50-50 of Indian companies and companies from Singapore who are at this exhibition. You did mention MOUs. What broad areas do you think will they be in, primarily for infrastructure? You were mentioning cheaper homes. You also mentioned skill development. You mentioned how incubation of startups is also one avenue that is being looked at. What else are we really looking at tangibly here? जी बिल्कुल, और खास तौर से मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये थीम है गौतम, ये थीम यही है कि जो जिंदगी पर जो ज्यादा असर डालते हों, और जो बड़े मुद्दे हैं हेल्थ के, एजुकेशन के, जो इस तरह के मुद्दे हैं, फसल बीमा योजना, किसानों के मुद्दे हैं, उनको कैसे, घर का मुद्दा है, इनको कैसे हल किया जा सकता है इनोवेशन के जरिए, स्टार्टअप के जरिए। और इसमें खासतौर से पीएम मोदी की बहुत रुचि है, और पीएम ली सिंगापुर के प्रधानमंत्री, अब कह सकते हैं ये जो एक तालमेल, केमिस्ट्री दिख रहा है उन दोनों के बीच, और दोनों जिस गहराई से इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं सिंगापुर एक छोटा देश जरूर है, लेकिन जो संभावनाएं हैं एक छोटे देश होने के बावजूद इनोवेशन के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के जरिए, बिल्कुल सुधाकर, एक जो कार्य संस्कृति के जरिए उन्होंने जो तरक्की की गाथा लिखी है, तो उससे तमाम मुल्क सीख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इन कहानियों में काफी दिलचस्पी रहती है, और तो इस पूरे एग्जीबिशन का थीम भी उस लिहाज से तैयार किया गया। और एक एक आप देखिए कि एक एक जो स्टॉल पर जाके, यहाँ 30 स्टॉल लगे हैं, और एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों नेता, ताकि अगर सरकार के स्तर पर अगर कुछ चीजों को उतारना है तो क्या उसको उतारा जा सकता है, कैसे उतारा जा सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा। बिल्कुल, और सुधाकर आंकड़े ये दिखाते हैं कि भारत पिछले 4 सालों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन हब के रूप में उभरा है, और जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो आंकड़ा है वो 14% की गति से बढ़ा है, जबकि पूरी दुनिया में ये आंकड़ा 4 से 5% का है। यानी भारत अब ज़्यादा बेहतर तरीके से इन इनोवेशंस को एक तरह से इस्तेमाल करने और उसको बढ़ावा देने की स्थिति में है। आपको लगता है ऐसे में सिंगापुर कितना बड़ा मददगार हो सकता है? क्या उस नज़रिए से भी इसको देखना चाहिए? सिर्फ अगर पिछले 3-4 वर्षों की बात अगर की जाए ओम प्रकाश, तो 5000 स्टार्टअप जो है भारत में पनपे हैं। ये 5000 स्टार्टअप ऐसे हैं, इसके अलावा और कई स्टार्टअप खुले भी थे, लेकिन ये 5000 स्टार्टअप है जो पनपे और जो फले फूले भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। हम जैसे बात कर रहे थे कि जो भारत के स्टार्टअप है
मेनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो सॉल्यूशंस हैं, इस तरह की चीजों में है जो आम जनजीवन में स्टार्टअप को कैसे ज्यादा योगदान दिया जा सकता है। ई कॉमर्स जैसी चीजों में हमने देखा कि भारत का जो फ्लिपकार्ट, वो उसकी कितनी एक बड़ी डील हुई है, वो एक स्टार्टअप था। तो इस तरह के स्टार्टअप बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन इस तरह के और स्टार्टअप्स की जरूरत है जिसके पर आधारित ये प्रदर्शनी है। जो बड़े मुद्दे हैं भारत के, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल कर सके, तो उसकी बात है। और ये जो पोजीशनिंग हुई है, जो ये स्टार्टअप खड़े हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर इतने कम समय में 5000 स्टार्टअप खड़े होते हैं तो अगले 8-10 वर्षों में किस तरह की स्थिति होने वाली है। और भारत में वो क्षमता है, वो युवा है, वो युवा माइंड है जो पूरी दुनिया के लिए जो है सॉल्यूशंस, हर मुद्दे का सॉल्यूशन, हर मुद्दे का जवाब दे सकता है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो, स्टार्टअप के जरिए हो, इनोवेशन के जरिए हो। तो उस सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। और सिंगापुर इसमें एक बड़ी भूमिका इस लिहाज से भी अदा कर सकता है। आप देखिए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में सिंगापुर दूसरे पायदान पर है जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। और ऐसे में सिंगापुर के पास निवेश है, उनके पास तकनीक भी है, एक मामले में कह सकते हैं कई क्षेत्रों में। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर हल दे सकता है सिंगापुर, भारत की मदद कर सकता है, भारत के स्टार्टअप्स की मदद कर सकता है। और काफी इंटरेस्टेड है यहाँ, जो जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, सिंगापुर की कंपनियां काफी इच्छुक हैं इन स्टार्टअप कंपनी को सीडिंग करने में, उनकी मदद करने में, उनको फाइनेंस करने में और उनका हाथ लंबे समय तक थामने में। ये एक जरूरत होती है, स्टार्टअप का हाथ थामा जाए। जोखिम बड़ा काम है, जो कह सकते हैं साहसिक दिमाग के लोग इनोवेटर्स हैं, जोखिम भी उठाते हैं। तो जोखिम को समर्थन देने की जरूरत भी होती है। सरकार समर्थन दे रही है, लेकिन जो अगर निजी निवेश का भी समर्थन मिलता है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से फलेगा फूलेगा। और इसका फायदा बिजनेस को भी, जो आम जनमानस को भी और दुनिया को भी मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात और ये कही जा रही है बात कि जब दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, आप अगर तस्वीरों में, ओम प्रकाश, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अगर ये एक बाइक के हैंडल जैसा एक चीज अगर आपको दिख रही होगी, अगर वो तस्वीरें अभी जिस स्टॉल पर हैं प्रधानमंत्री, ये अहमदाबाद के युवा बच्चे हैं, टॉर्क के नाम से। ये अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से इनको फंड किया गया था और इन्होंने एक स्मार्ट कार्ड बनाया है जिससे गाड़ियों की चोरी रोकी जा सकेगी। अनऑथराइज एक्सेस गाड़ियों का नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई करता है तो उसका मैसेज आपके सेल फोन पर, आपके कंप्यूटर पे, आपके ईमेल पे आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ गाड़ियां लेकर जाए जा रही है। और युवा स्कूली बच्चों ने ये बनाया है। तो आप देखिए, स्कूली बच्चे भी इनोवेशन कर रहे हैं, स्टार्टअप में लगे हैं। और ये सरकार ने एक छोटा सा इकोसिस्टम दिया, उसकी वजह से ये संभव हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से ये संभव हो पाया। तो ये कितनी बड़ी चीज है। आज ये बच्चे सिंगापुर में अपने इक्विपमेंट को एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चीज है। और ये कुछ वर्षों में, कुछ समय में ये पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बेहद एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। और जिस तरह से अहमदाबाद के बच्चे वहां निकले हैं और उस प्रयास से निकले हैं जो भारत सरकार पिछले 3-4 सालों में जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो आंकड़ों में भी सामने है। जो बात कही जा रही दोनों देशों के बीच में, अगर समझौते जो निकल कर आएंगे उसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी कुछ हो सकता है। हालांकि पहले से कई स्तरों पे काम चल रहा है। और इस तरह की जो हम एग्जीबिशन देख रहे हैं सुधाकर, और अब ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों के बीच में ही साझेदारी नहीं, बल्कि जिस तरह से छोटी कंपनियां, जो लघु मध्यम उद्योग, उनके बीच में होगी। तो कैसे इसको हम देख सकते हैं, खासकर स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से, तकनीकी सहयोग, और कैसे इसको हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, खासतौर से जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे इनोवेटर्स हैं, ये बच्चे हैं, ये जो भविष्य है, इन पे नजर है। जो समझते हैं बिजनेस को, जो तमाम लोग, इन तमाम लोगों पे नजर है। इस तरह की इनोवेशन पे नजर है जो छोटे कामों के जरिए, छोटे स्टार्टअप्स के जरिए, छोटे इनोवेशन के जरिए आम जनजीवन पे असर डाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ठहरे उन बच्चों के बीच, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का भी केंद्र है। हम पहले भी गए थे वहाँ और हमने उन तमाम बच्चों से भी बातचीत की थी, तो वो भी काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि उनके तमाम साथी भी इस तरह के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सॉल्यूशंस देना चाहते हैं।
एक स्टार्टअप जो अभी सर्दी गर्मी का काफी असर है दिल्ली में, गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में ऐसे टेंट जो गर्मियों में भी काम करे, सर्दियों में भी काम करे और गरीब लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाए, तो इस तरह के टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव 8-10-12 हजार में और जो सालों साल चल सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें इस इनोवेशन एग्जीबिशन, ये स्टार्टअप एग्जीबिशन में है। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश है और ये अगर सरकार का समर्थन मिलता है, शीर्ष स्तर से समर्थन मिलता है इस तरह की चीजों का, तो मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है और इकोसिस्टम को भी जो एक मजबूती मिलती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक आश्वासन मिलता है कि हाँ, अगर हम जोखिम उठा रहे हैं तो उसको मदद करने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए सरकार के साथ तमाम पूरी जो सोसाइटी भी आगे तैयार है। तो एक सोच भी बदल रही है स्टार्टअप को लेकर, इनोवेशन को लेकर, ये कहा जा सकता है ओम प्रकाश इस वक्त। Sudhakar, in terms of giving this the kind of impetus that it requires in terms of the agreements, especially the SECA that we have with Singapore, the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, I believe that some modifications are possible there as well. What have you heard about that? जी बिल्कुल गौतम, सिंगापुर आसियान देशों में अगर कहें तो सबसे पहला देश था जिसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ था। और उस लिहाज से हम देखें कि इस छोटे देश होने के बावजूद भी एक तरह से दूसरे पायदान पर है ट्रेड के मामले में। भारत के साथ $17 बिलियन का ट्रेड होता है सिंगापुर के साथ भारत का। और कई चीजें हैं जो जब बातचीत होगी कल प्रधानमंत्री ली के साथ, हमें ये बताया गया है खासतौर से जो एरियाज हैं स्किल डेवलपमेंट के, साथ ही साथ जो भारत में इस तरह की चीजें, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, सिटी प्लानिंग की बात करें, इस तमाम चीजों में सिंगापुर को महारत हासिल है और उसमें बड़े निवेश की बात है, बड़े निवेश की चर्चा हो सकती है और कई समझौतों पर दस्तखत होने की भी संभावना है। डिफेंस कोऑपरेशन एक बड़ा एरिया है, तो ये तमाम चीजें इसकी बात होगी। और जो अब पूरा देखिए दौरा करीब 10 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के अगले 40 घंटों में, तो उसमें अगर बात की जाए तो कल वो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। ये एशिया का तकनीकी क्षेत्र में अगर कहे तो एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी माना जाता है और वहाँ किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम बनाया गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। संभव है उस यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ करार हो, विश्वविद्यालयों के बीच समझौते हो। तो इस तरह की चीजों के जरिए राज्यों के बीच समझौते, विश्वविद्यालयों के बीच समझौते, कंपनीज के बीच समझौते, सरकार के अलावा जो तमाम जो लोग हैं, क्योंकि सरकार के जरिए अकेले विकास संभव नहीं, हाँ अगर तमाम लोग जुट जाए तो वो विकास एक नए स्तर पर जाके मिलती हैं। तो उस तरह की कोशिश है। तो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में वो किस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक देखिए अब जो उनका फोकस एरिया किस तरह का है, अगर सिंगापुर का भी उनका विजिट होता है, अगर आसियान देशों का भी विजिट होता है, तो सोच कहीं ना कहीं यही है कि भारत को इन तमाम मोर्चों पर, तकनीक का मोर्चा हो, स्टार्टअप का मोर्चा हो, इनोवेशन का मोर्चा हो, भारत में निवेश का मोर्चा हो, भारत में अगर घर बनाने की बात हो, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को संवारने की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं इस सोच में शामिल है। जो यात्रा की जो पूरी प्लानिंग है उस प्लानिंग में शामिल है और उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो आउटकम की उम्मीद भी जरूर की जा सकती है। गौतम, Definitely, we can expect a lot to happen, and just the kind of detailed perspective that the leaders are getting here at this exhibition, it just seems that a lot of it is potentially relevant to not only India but to Singapore as well, Sudhakar. जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना एक इस तरह का कार्यक्रम जिसकी बहुत ज्यादा अगर मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ती है तो वो किसानों पर पड़ती है। और हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो 2/3 से ज्यादा है, 70-75% जो मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास 2 एकड़ से भी कम खेती है, अगर उनको राष्ट्रीय फसल बीमा योजना प्रभावी तरीके से मिलती है, अगर वो फसल बोते हैं तो इसका उनको चिंता नहीं होगी कि अगर फसलों का नुकसान होगा तो कल को उसकी भरपाई कहाँ से होगी। तो अगर उसकी चिंता, तो ज्यादा मेहनत से किसान अपने खेतों में काम करता है, उन्नत बीजे लगाने का सपना देख सकता है
और निश्चित तौर पर उसका असर भारत की जो फूड सिक्योरिटी पे पड़ेगा, जो भारत की जो पूरी कार्य क्षमता है अन्न उत्पादन में उस पर पड़ेगा, और वो तमाम तरह के किसान भी जोखिम उठा सकता है। तो इस तरह के इकोसिस्टम को अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसी इनोवेशन से मदद मिलती है तो कितनी अच्छी तस्वीर उभर कर आ सकती है। हमने देखा कि पिछले साल 2 सालों में जो फसल बीमा योजना लागू हुआ किस प्रभावी तरीके से बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको किसान किस तरह से अपना रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिसकी जरूरत भारत को है हर स्तर पे। अगर किसानों की बात है, गरीब मजदूरों की बात है, तो बात उन युवाओं की भी है जिनके माइंड को जिनके दिमागी का उपयोग करके भारत को एक नए पायदान पर, नई ऊंचाई पर लेके जाना, एक नई विकास यात्रा में शामिल करना है, तो उसकी बात हो रही है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसको सपोर्ट सिस्टम देना है, तो इसकी बात हो रही है। और ये इस तरह के एग्जीबिशन सरकार को भी और जो इंडस्ट्री है उनको भी समझने में मदद मिलती है कि हाँ, ये हमारे लिए एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्लिपकार्ट जैसे तमाम उदाहरण लोगों के पास है। अगर वो एक छोटा सा निवेश के जरिए एक बड़ी तस्वीर अपने बिजनेस के लिए देख सकते हैं। तो अब देखिए, कह सकते हैं कि काफी अहम ये पूरा जो उनका एग्जीबिशन का दौरा रहा, काफी अहम रहा भारत के लिहाज से, भारत सिंगापुर के रिश्तों के लिहाज से। बिल्कुल सुधाकर, और एक इन तस्वीरों की जो हम साइंस, इनोवेशन, जिस तरह से व्यापार और तमाम क्षेत्रों के महत्ता को लेकर हम बात कर, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए भी शायद याद रखी जाएगी आने वाले वक्त में, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष प्रधानमंत्री ली, उनके साथ जिस तरह से वो भी उतनी गंभीरता के साथ हर बात को समझने की कोशिश, हर इनोवेशन स्टार्टअप की जो पहल उसको कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में जो एक संपर्क, कनेक्ट रहा है, हमने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री जब एक अनौपचारिक दौरे के दौरान जब मार्च 2015 में पहुंचे थे, जब इनके पिता उनका देहांत हुआ था, तो इस कनेक्ट को भी कैसे हम समझ सकते हैं और इसकी कितनी बड़ी भूमिका यहाँ इस वक्त हम देख सकते हैं?